नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, जब से एसीएस के पाठक आए हैं तब से शिक्षा जगत में भूचाल से आई हुई है। बहालियां पर बहालियां हो रहे हैं लगातार, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हो या फिर बीपीएससी के माध्यम से हो या फिर नियोजित शिक्षकों का बीएसईबी बोर्ड से क्षमता परीक्षा लिए जाने की बात हो। हर तरफ होड़ सी मची हुई है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे बिहार भर में बीपीएससी के थ्रू विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक का भी बहाली हुई। उसके बाद आपने देखा कि इस प्रकार से विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी, परिचारिका, अभी जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से कर्मचारियों की बहाली हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से बीआरपी के तर्ज पर केआरपी की बहाली आई हुई है। विभिन्न माध्यमों से बहालियां हुई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का, आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जिन हाथों से बहाली का पत्र जारी किया जाता है, भर्ती का पत्र जारी किया जाता है और उस निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए यथाशीघ्र बहालियां होती है और उसी अधिकारी के हाथों पुनः एक पत्र जारी किया जाता है और पिछले 3 महीना बीते ही होंगे, अब तक एक भी सैलरी नहीं मिला है उन शिक्षकों को और उन्हें निकाल देने का आदेश जारी कर दिया जाता है। साथियों, आप जान करके हैरान रहेंगे कि जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर की जो बहाली हुई सितंबर अक्टूबर में, मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई है उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हुए 2-2 लाख रुपए पर हेड बोली लगाया गया और 2-2 लाख रुपए घूस देकर के बहाली की गई है। भले ही जितने आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई सभी से 2-2 लाख रुपए नहीं लिए गए होंगे, लेकिन 2-2 लाख रुपए लेकर के बहालियां हुई है, यह सत्य है। साथ ही आप सभी को मैंने पहले भी अवगत कराया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के किसी भी कोने में जब भी कोई भर्तियां आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा सॉल्वर गैंग, सेटर, धांधली करने वाला एवं अन्य प्रकार के बिचौलिए उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी का जो आलम है, जिसका दंश झेल रहे हैं बेरोजगार युवा, कहीं भी कोई भी वैकेंसी आती है, उसका चाहे वेतन कितना भी हो, वे वहां पे अफरा तफरी मचा देते हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं वो झट भर में वे पैसे के दम पर क्वालिफिकेशन भी अर्जित कर लाते हैं। इसी दरमियान जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर की बहाली हो रही थी, जिस प्रकार से बिचौलियों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि बिहार में एक इतिहास रहा है जिस प्रकार से 1500 रुपये मासिक वेतन पर बहाल हुए शिक्षकों को आज 20 वर्ष भी नहीं बीते हैं और उन्हें आज 40-42 हजार 45 हजार सैलरी हो चुका है। आज वे सभी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं। तो एक सभी बेरोजगार युवाओं या फिर बेरोजगार जो भी हमारे साथीगण हैं, सभी के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि बहाली चाहे जैसे भी हो बहाली ले लेनी है, वेतन चाहे जितना भी हो बहाली कर लेनी है, चाहे जितना भी उसके एवज में घूस देना पड़े बहाली तो ले ही लेना है। कोई अपने पिता का जमीन बेच करके तो कोई अपनी माँ का गहना बेच करके जैसे भी अरेंज करता है, वह पहले सर्टिफिकेट खरीदता है पैसे के दम पर, उसके बाद वह बहाली हेतु नियुक्ति पाने हेतु 2-2 लाख रुपए घूस देता है। चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई से चयनित शिक्षकों का जितने संजीदगी से तहकीकात किया जा रहा है, जितने सख्ती से कागजात जांच किए जा रहे हैं, वैसे तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली होती है जांच तो होती नहीं है। तो अब जब भर्तियां आती हैं और जब उनका किसी प्रकार से सोर्स लग जाता है, पैरवी लग जाता है, पकड़ हो जाती है, पहुंच वहां तक बन पाता है कि वे प्रवेश पा सकते हैं, उनकी नौकरी हो सकती है, तो वे सबसे पहले अपना डिग्री इकट्ठा करते हैं और जो बिचौलिया नौकरी दिलाने की बात करता है वही उसके लिए डिग्री भी उपलब्ध कराता है और उसके बदले में मोटा रकम वसूल किए जाते हैं और इस प्रकार नौकरियां हो रही हैं। अब बहाली तो हो गई, किसने सोचा था कि 3 महीना 4 महीना ही उन्हें नौकरी कराई जाएगी, उसके एवज में उनका वेतन भी नहीं दिया जाएगा
और 31 मार्च 2024 से पूर्व ही उन्हें निकाल बाहर करने का पत्र जारी कर दिया जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब उनका 4 महीना तो बर्बाद हो गए। अब उन्हें नौकरी मिल चुकी थी, वे संतोषजनक तरीके से अपना जीवन जीने हेतु वे तत्पर हो चुके थे। उनके मन में, मस्तिष्क में, साथ ही उनके घर परिवार, हित रिश्तेदार, दोस्त यार में खुशियां थी कि नौकरी हो गई। लेकिन किसे पता था कि नौकरी 3-4 महीना के अंदर ही जाने वाली है। एक भी पेमेंट नहीं मिला है। और आपको मैंने बताया कि 2 लाख रुपए दे करके बहाली भी उन्होंने लिया और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया दे करके उन्होंने डिग्रियां भी खरीदी होंगी, या फिर जो रेगुलर मोड में जिन्होंने पढ़ाई भी कर रखा था तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया तो उन्होंने खर्च किया ही होगा। फिर उनकी भर्ती हुई है। अब किस एग्रीमेंट के तहत उनका भर्ती हुआ? भर्ती संविदा पर ही हुई, मानते हैं, लेकिन उसका भी एग्रीमेंट होता है। 11 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का एग्रीमेंट तो हुआ होगा। जो भी कंपनी बहालियां ली शिक्षा विभाग और उस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, तो उसका क्या मायने आखिर है? अब 3 महीना काम करने के बाद बिना वेतन लिए उन्हें लात मार के निकाला जा रहा है। जब वे इसके विरुद्ध में आवाजें उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो अधिकारियों, पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनकी गोड़ हाथ तोड़ दिए जाएंगे। उनको गालियां दी जा रही है, शिक्षकों को गालियां दी जा रही है। जो भारत पुनः विश्व गुरु और जगत गुरु बनने का सपना देखता है, उस भारत में शिक्षकों को गालियां दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, गोड़ हाथ तोड़ने की धमकी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा। शिक्षकों को बिना वेतन दिए ही काम करवाया जा रहा है। शिक्षकों की बहाली हो रही है और 3-4 महीना के अंदर ही उन्हें निकाल दिया जा रहा है। कैसे विश्व गुरु और जगत गुरु बनने का सपना साकार होगा? सोचने वाली बात यह है। तो एससीएस के पाठक किस प्रकार से शिक्षा में सुधार के आड़ में एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं और उस खेल में किस प्रकार से आम जनमानस पिस रही है। शिक्षक, शिक्षिकाएं, चाहे वो बीपीएससी से आए हो, नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आए हुए शिक्षक या कर्मचारी हो, या फिर कोई अधिकारी, पदाधिकारी हो, सभी पीस रहे हैं। और इस एससीएस के पाठक पर लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जब विधानसभा और विधान परिषद से पूरे भरी सदन में जब वे घोषणा करते हैं विद्यालय टाइमिंग को लेकर के, 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी उनकी बातों को नहीं माना जाता है। जब पत्र जारी हुए और 5 घंटे के बाद उस पत्र को खारिज कर दिया जाता है, यह बोल करके कि वह अफवाह है और विद्यालय 9 से 5 ही चलाने का आदेश जो है वो निरंतर बना रहता है, तो क्या महत्व रह जाता है हमारे बिहार या देश के विधायिका का? कार्यपालिका के एक मामूली सा पदाधिकारी विधायिका के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा पा रहे हैं। एसएस के पाठक आज दिल्ली में है, लेकिन वहां से भी बिहार के शिक्षा विभाग को कंट्रोल में कर रखा है बंदा। 2 से 3 बजे एक पत्र जारी होता है, वो पत्र फर्जी बता दिया जाता है। 5 घंटे के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा वीसी करके और सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को, अधिकारी, पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि 5 घंटा पहले जो पत्र वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पर, विभिन्न न्यूज चैनलों पर, वह गलत था, अफवाह था वह, और विद्यालय पूर्ववत ही चलेंगे। कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई पत्र नहीं जारी किया गया है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और जनता इतना मूर्ख कि वह इस वर्तमान सरकार के झांसे में इस प्रकार से अंधभक्त बन चुका है कि वह सिर्फ गाथाएं गा रहा है, वह सिर्फ प्रशंसा के कसीदे कर रहा है, और उसे ये सारे दिख नहीं रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र के गला घुटे जा रहे हैं, किस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है, किस प्रकार से तानाशाही, अफसरशाही पूरे आम जनमानस पर कायम किए जा रहे हैं। आखिर देश चला कौन रहा है, राज्य चला कौन रहा है? जब मुख्यमंत्री सदन से कर उनकी बातों को नहीं माने जा रही है, तो कौन चला रहा है इस राज्य को, कौन चला रहा है शिक्षा विभाग को? सोचने वाली बात है, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्यों एक शिक्षक को 3 महीना पूर्व बहाल किया गया, उसे बिना वेतन दिए हुए 3 महीना से उसे काम लिया जा रहा है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट बिना रद्द किए हुए उसे शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया जाता है कि उनका वेतन नहीं दिया जाएगा, जहां भी है वहां से निकल जाए। उन्हें गालियां दी जा रही है, उन्हें गोड़ हाथ तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों? सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों न्यूज मेन स्ट्रीम्स का जो न्यूज चैनल है, क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? राजनाथ सिंह आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में बैठे हुए शिक्षकों से मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जमीर मर चुका है, हिम्मत ही नहीं है मिलने के लिए।
वो सिर्फ मूर्तियों से मिलने जाएंगे, वे जिंदा दिल इंसानों से मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। मूर्ति के पास कोई भी खड़ा हो सकता है, मरा हुआ इंसान भी मूर्ति के पास जा सकता है। जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उन इंसानों का जो इस लोकतंत्र का गला दबते हुए देख रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।